हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले की वीडियो में हमने कंडीशंस जो होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की उस पर क्वेश्चंस लिए थे, उनकी वीडियो बनाई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ बाय 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमें थोड़ी सी टिपिकल लगती हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ के ब्रेक करके पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसमें रेक्टेंगल में उसका पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम लिख लें। एक बार आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हम इसको लिखकर या फिगर बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल बना लिया। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप फिगर बना के सॉल्व करते हैं तो जल्दी से सॉल्व हो जाती है, समझ में जल्दी आती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेक्टेंगल बना लिया जैसे हमने। अब इसमें ही बोल रहे हैं कि ये 44 सेंटीमीटर है। क्या है 44 सेंटीमीटर? पेरीमीटर है, ठीक है। अब ये पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर, इट मीन्स पेरीमीटर क्या है हमारा? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। यानी कि पूरा हम अगर टोटल करते हैं इस बाउंड्री को, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये सारा हम अगर प्लस कर देते हैं तो ये 44 सेंटीमीटर होगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेंथ ऑफ द बाउंड्री कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो बाउंड्री की लेंथ हम कैसे ले सकते हैं? बाउंड्री की लेंथ हम ले सकते हैं कि आपके जो लेंथ है उनको प्लस कर दो, दोनों लेंथ्स को, और ब्रेड्थ को प्लस कर दो, ठीक है। दैट इज द पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? इट्स लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कंपैरिजन किससे हो रहा है हमारा? ब्रेड्थ से कंपैरिजन हो रहा है। लेंथ के लिए बताया जा रहा है कि लेंथ एक्सीड कर रही है। एक्सीड मतलब यानी कि प्लस करना होगा आपको। तो लेंथ को आप लिखिए, लेंथ इज डिनोटेड बाय एल। सो लेंथ एक्सीड्स, इट मीन्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हम बी से डिनोट कर लेते हैं, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ बाय 4। अब आप पूरा एक बार रीड करिए और इस जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है इसको समझिए। इट्स लेंथ एक्सीड्स, यानी लेंथ जो है वो एक्सीड कर रही है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो ब्रेड्थ है ट्वाइस उसको बाय 4। एक्सीड्स का मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा, +4 करना है। यानी लेंथ जो है ब्रेड्थ के जो ट्वाइस करेंगे उससे 4 बड़ी है। अब वो सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट कोई भी हो सकती है। तो हमारा लेंथ निकल गया है ये। और ब्रेड्थ आपने एज्यूम कर ही रखा है कि ब्रेड्थ क्या है आपकी? ब्रेड्थ बी है। आप किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से, स्मॉल बी से। और लेंथ एल हो गया। तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, तो यू कैन फाइंड द पेरीमीटर। बट पेरीमीटर इज गिवन हियर 44 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर दिया है तो हम जस्ट इनको लेंथ और ब्रेड्थ को लिखकर हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है। सो फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखिए आप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन पेरीमीटर आपको गिवन भी है, दैट इज 44 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 44। ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि पेरीमीटर आपको गिवन है। अब इसमें आप देखिए कि वैल्यूज डाल सकते हैं, एल और बी की वैल्यूज डाल सकते हैं। ट्वाइस, अब लेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2b + 4, 2b + 4।
नाउ प्लस बी को एज इट इज लिखना है क्योंकि बी तो सिर्फ बी रहेगा, बस एल का गिवन था इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रेड्थ, दैट विल बी इक्वल टू 44। इतना समझ आ गया हमें। अब इसके बाद इसको जस्ट सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करिए, 2b प्लस बी दैट इज 3b प्लस 4 इक्वल टू 44। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, यानी 44 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ये मल्टीप्लाई में है आपका, यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका, तो आपने इसे डिवाइड में कर लिया है। 3b प्लस 4 इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ 22। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, लेफ़्ट राइट वाली साइड्स को सॉल्व करना है। 22 माइनस 4, अब 22 माइनस 4 क्या हो जाता है, 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, 3b। अब 3b से ही हम आगे चलेंगे कि b इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, b इक्वल टू 6। अब इससे क्या होगा, आपका ब्रेड तो निकल गई है, लेकिन आपको लेंथ बाकी है, अभी लेंथ निकालना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, अब इक्वेशन 1 डाल सकते हैं इसको। सो पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए इसको। L इज इक्वल टू 2b प्लस 4, ये इक्वेशन है हमारी। वैल्यू डालेंगे हम, 2 इंटू बी कितना है हमारा, 6 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16। अब लेंथ आ गई है हमारी 16। आप यूनिट वाइज भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर दोनों में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर ही यूनिट थी पेरीमीटर की, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ में सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर जब लिखेंगे लास्ट में तो आप लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर and breadth is 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट आंसर ऐसे होता है, आप स्टेटमेंट में पूरा देंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, उसमें उन डिजिट्स का सम 8 है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड कर दिया जाए उस नंबर में, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो हमने देखा कि पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आएगा, लेंथ ब्रेड्थ ऐसा गिवन होगा, पेरीमीटर स्क्वायर का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। अब यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 2 डिजिट नंबर को लेकर, तो आपको पहले लेट कर देना है दोनों डिजिट्स को, जैसे कि लेट 1 डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। सपोज ऐसा हम मान सकते हैं, एक्स या वाई कुछ भी मान सकते हैं, कि एक डिजिट हमने मान ली कि वंस प्लेस पे x है, एंड another digit at टेंस प्लेस। ओके, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लेट कर लेते हैं, वो y है सपोज, क्योंकि हमें पता है जब भी हम नंबर लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, तो वंस और टेंस 2 प्लेस होती हैं इसमें, 2 डिजिट का नंबर तभी होता है। तो हमने वंस प्लेस का हमने लेट कर लिया है कि x है सपोज, और टेंस प्लेस का y है। तो यानी कि नंबर जो बनेगा हमारा, देन नंबर b, नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे क्या है y, तो 10 इंटू y,
ऐसे ही लिखते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जो प्लेस पे होता है उस डिजिट को, तो डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू जो हमारा डिजिट है x, यानी हमारा नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x। तो ये हमारा नंबर हुआ जो कि निकलेगा जब हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे x और y की, तो ये नंबर बनेगा। अब इतना करने के बाद यानी कि आप वंस प्लेस का डिजिट लेट करेंगे, टेंस प्लेस का लेट करेंगे और जो नंबर होगा उसे निकालेंगे, और उसके बाद इसमें जो नंबर इंटरचेंज की बात हो रही है, डिजिट इंटरचेंज की बात हो रही है, वो भी निकाल लेंगे। तो व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज, द नंबर बी, अब नंबर क्या बन जाएगा, डिजिट जैसे ही एक्सचेंज कर देंगे हम, कैसे, एक्स वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई हो जाएगा, यानी कि अगर आप एक्सचेंज कर देते तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। तब ये नंबर क्या बन जाना चाहिए, 10 इंटू एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे आपका एक्स हो गया है, प्लस वंस प्लेस पे क्या है, वाई। तो आपका नंबर इंटरचेंज होने के बाद 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और इक्वेशन बनानी है। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दोबारा से रीड करिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन सी हमारी, y और x है, तो हम कर लेते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमारा गिवन है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो हम दोनों के डिजिट को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 हो गई है। नेक्स्ट, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर हमने इस जो नंबर था हमारा इसमें, यानी कि 10y प्लस एक्स जो ओरिजिनल नंबर है उसमें हमने अगर 18 को ऐड कर दिया, तो देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स इंटरचेंज कर लेती हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर बन रहा है हमारा, 10x प्लस वाई। अब दोबारा से एक बार चेक करिए कि हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ठीक लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहले का जो नंबर है उसमें अगर 18 ऐड किया तो नया नंबर बनता है, वही यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। अब दो इक्वेशन हो गई है, इनको सॉल्व करना है हमें। अब इक्वेशन सॉल्व करिए, इसमें क्या रहेगा, देखिए 10y और यहाँ पर 10xy है, तो 10y लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए सभी, प्लस एक्स माइनस 10x, और इसको आप 18 को उधर ले जाइए, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, y कितना, 9y आ जाएगा, 9y। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10 और प्लस 1 है तो माइनस 9x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 18। अब ये इक्वेशन हो गई है आपकी। ठीक है, तो अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब जैसे सपोज हमारी पहली वाली लिख लेते हैं इक्वेशन, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर दूसरी वाली भी लिख लेते हैं, 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। अब वही है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9y आ जाएगा, सेम कोफिशिएंट्स बनने से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 ऐसा लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9। ठीक है, वी गेट, इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं हम हमेशा, 9y प्लस 9x इक्वल टू 9 8 जा 72। देख रहे हैं आप, वापस से ही लिखिए, ये वाला एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है। सॉल्व करिए। अब हम इसको साइन चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है बिना साइन चेंज करे भी
एक वेरिएबल पूरा पूरा कट जाता है तो हम इसको माइनस साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस सेम है तो आप इसको काट दीजिए और ये हो गया 9 + 9 दैट इज़ 18, दोनों प्लस में है, यहाँ पे 0 हो गया है, इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है, 54 आ जाएगा, y इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, y इक्वल टू 3। अब आपके पास y आ गया है, ऑब्वियसली अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन को ले सकते हैं आप, ये वाली इक्वेशन 1 है आपकी, इसको भी ले सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, इजी इक्वेशन है थोड़ी सी, इसलिए हम इसी में कर देंगे। तो y की वैल्यू हम अगर रख देते हैं तो 3 + x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 - 3 दैट विल बी x इक्वल टू 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दोनों आ गया है। अब आप नंबर निकाल सकते हैं कि नंबर क्या होगा, क्योंकि फाइंड द नंबर क्वेश्चन यही है हमारा। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर निकालने के लिए x और y की वैल्यू पुट करनी है, किस में करनी है, नंबर में। हमारा ये नंबर है, देयरफॉर नंबर इज 10y + x, यही नंबर है हमारा। चेंज इंटरचेंज करने के बाद ये था, ये नहीं लेना है हमें, ओरिजिनल नंबर लेना है। 10 × y कितना है हमारा 3 + x कितना है 5, ठीक है, दैट इज 30 + 5 and it becomes 35. So the original number is 35. Next question, third. If 1 is added in numerator and denominator both, then a fraction changes to 4. अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में भी आता है फ्रैक्शन का, कि अब इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये लेट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। Let the numerator of a fraction be x, suppose, and also the denominator be y। ये दोनों हमने लेट कर लिया। नाउ द फ्रैक्शन बिकम्स, x अपॉन y, ये फ्रैक्शन बनेगा हमारा। अब इसके बेसिस पे हमें आगे कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, रीड करिए क्वेश्चन को और इक्वेशन बनाइए। सो इफ 1 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अगर हमने दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया, देन अ फ्रैक्शन चेंजेस टू 4, फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है, ये फ्रैक्शन 4 बन गया है। अब इससे एक इक्वेशन बन सकती है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। x + 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, यहाँ तो 1 है नीचे और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y + 4, 4y + 4। इक्वेशन बनाएंगे, x - 4y हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके आइए इसे, और इसको भी लेके आएंगे 1 - 4 दैट इज, या फिर आप कांस्टेंट को आप वहीं रखिए, तो 4 - 3 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला भी आ जाता है हमारा। सपोज दूसरा वाला जो हमने स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यानी दोनों से पहले ऐड किया था, अब की बार हमें करना है सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, द फ्रैक्शन चेंजेस टू 7, फ्रैक्शन 7 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू 7y - 7, ठीक है, सॉल्व करिए। x - 7 बाय लेफ्ट साइड में लेके आएंगे
और इसको हम राइट साइड में ले आते हैं तो -7 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ -6। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो आपके पास मेथड है ही, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट राइट x - 4y = 3 एंड नेक्स्ट इज x - 7y = -6। ठीक है, अब इसमें आपको कोफिशिएंट्स इसके सेम दिखाई दे रहे तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट सॉल्व करिए, इसे सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का प्लस, इसमें माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आएगा 3। y = अब यहाँ देखिए 6 + 3 हो जाएगा 9, सो y = 9/3, दैट इज 3। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो y = 3 आ गया। अब आपका डिनोमिनेटर तो आपको मिल गया है, न्यूमरेटर x है उसको निकालना है। नाउ पुट द वैल्यू, आपको पता है क्या करना है, पुट द वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ, क्या निकाल रखा है आपने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सपोज किसी में भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। x - 4 × y का मतलब है y is 3 = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया है हमने। x - 12 हो जाएगा = 3, ठीक है, तो x = 3 + 12 दैट इज 15। अब आप देखिए x और y दोनों आ गया है, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन विल बी x/y होता है, ये हमने निकाला था फ्रैक्शन लेट करने के बाद। x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर क्या है, अभी फ्रैक्शन निकालने से आंसर नहीं हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना है। तो आंसर इज दैट इज न्यूमरेटर इज 15, ये कंप्लीट आंसर है। आप इतना छोड़ देंगे तो ये मिस कर जाएंगे और यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, पूरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फादर्स एज इज 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. अब यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एजेस के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर फादर की एज और सन की एजेस का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एज वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिनका आपको दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया है या जो भी है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं लेट करके, जैसे कि अ फादर्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। तो अब यहाँ पर 2 चिल्ड्रन की अगर आप लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई ले लिया, फिर फादर की भी लेंगे, तो आपके पास 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, क्योंकि हमेशा यही बात हो रही है, बाद में भी यही बात हो रही है, तो हम इसको एक वेरिएबल मान सकते हैं। तो और फादर की एज को भी लेट कर सकते हैं, तो दोनों का लेट कर लेते हैं। कैसे, लेट फादर्स एज बी x ईयर्स, यूनिट ज़रूर लगाना है आपको जो भी लेट करते हैं। उसके बाद सम ऑफ एजेस, ये भी लेट करना है आपको, एंड ऑल्सो लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं इसके, तो उनकी जो एजेस हैं उनका सम हमने y मान लिया है, y ईयर्स दोनों का, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक दोनों का एज अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन उनका सम y ईयर्स होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो यहाँ बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अ फादर्स एज इज 3 times, ठीक है, फादर्स एज इज x इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो
3 टाइम्स किसका, जो सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन है, दैट इज y। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपकी। नेक्स्ट, आफ्टर 5 ईयर्स, अब आफ्टर 5 ईयर्स सबकी एज क्या होगी, पहले हम वो निकालेंगे। ये मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ फादर बी, क्योंकि x थी प्रेजेंट एज, यहाँ पे हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं हमेशा। लेट फादर्स प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट की जाती है, प्रेजेंट एज। और ये जो यहाँ पर लिया गया ये भी लेट द सम ऑफ द एजेस, तो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स है तो प्लस करना है आपको, x प्लस 5 ईयर्स। उसके बाद आ जाता है आफ्टर 5 ईयर्स उनकी बच्चों की एज भी बढ़ेगी। सो आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी। अब y थी, ठीक है, तो y 5 साल बढ़ेंगे। 5 साल किसके, एक बच्चे का बढ़ेगा और दूसरे बच्चे का भी 5 साल बढ़ेगा, दोनों का। तो 2 बार 5 लिखना है यहाँ पे, 2 बच्चे हैं इसलिए, अगर एक होता तो हम प्लस 5 लिखते, ठीक है। तो टोटल मिला के यानी कि y प्लस 10 ईयर्स, ये आपका आ जाएगा 5 साल के बाद। अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी, हिज एज मीन्स फादर्स एज, तो फादर की एज है x प्लस 5, इसकी एज क्या होगी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, तो 2 टाइम्स द एज ऑफ देयर सन, है ना, जो भी बच्चे हैं उनके, y प्लस 10, इसका 2 टाइम्स है। ये आपकी एक और इक्वेशन बनेगी इससे, कैसे, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। सॉल्व करना है हमें, x माइनस 2y लेफ्ट साइड में लाइए, इक्वल टू 20 और इसको राइट साइड में 20 माइनस 5 दैट इज 15। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकेंड। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x इक्वल टू 3y दिया हुआ है तो हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। x की वैल्यू 3y रख देते हैं, 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, इसमें हमने x की जगह 3y डाला है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1y, यानी कि आप 1y को y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 15, और यू कैन से y इक्वल टू 15, ठीक है। y की वैल्यू आपकी आ गई है। अब y क्या हमने लेट किया था, y हमने लेट किया था सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम उन दोनों बच्चों का एज का सम, एक 10 साल का एक 5 साल का, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 ये वाली है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई मीन्स 15 दैट इज 45, x इक्वल टू 45। अब x किसकी एज थी, फादर की, x ईयर्स, ठीक है। तो फादर की एज क्या हो गई है 45 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, यही पूछा है। हैंस अब आंसर लिख देंगे हम, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी प्लेस्ड 2 ऑर्डर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट शॉप्स, एक कंपनी ने 2 ऑर्डर दिए हैं
अलग अलग शॉप से। द फर्स्ट ऑर्डर वॉज 13 डेस्कटॉप एंड 4 लैपटॉप्स, यानी कि एक ऑर्डर एक कंपनी से, एक शॉप से दिया है, उसमें 13 डेस्कटॉप खरीदने का और 4 लैपटॉप्स। टोटल कॉस्ट 487,000, ये इतना आया है इसका टोटल कॉस्ट। और सेकेंड ऑर्डर जो है उसमें 6 डेस्कटॉप 2 लैपटॉप्स हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगी 232,000। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डेस्कटॉप एंड 1 लैपटॉप? तो यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली कि 1 डेस्कटॉप और लैपटॉप का कॉस्ट निकालनी है, तो इसी को लेट करना है हमें। जो फाइंड आउट करना होता है उसे लेट करना होता है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 डेस्कटॉप बी सपोज ₹X, ऐसे ही। एंड ऑल्सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप बी ₹Y। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। पहला ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में 13 डेस्कटॉप्स, तो 13 डेस्कटॉप की कॉस्ट कितनी होगी? 13 इंटू एक्स। ठीक है, यानी हम 13x लिख सकते हैं इसको हम, तो हम 13x लिख देते हैं इसको। डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे x लिख देते हैं। 13x प्लस लैपटॉप भी लिया है, लैपटॉप कितने हैं? 4 लैपटॉप की कॉस्ट है y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बनना चाहिए, दैट इज 487,000। ठीक है, रुपीज़। अब दूसरा ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन, दैट इज 6 डेस्कटॉप प्लस 2 लैपटॉप्स। टोटल कॉस्ट विल बी 232,000। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं इसलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4y है, यहाँ 2y है। इस वाले को करेंगे तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, तो इसलिए हम y वाले कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई कर देना है हम इसे। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है। इक्वेशन 1 ये हो गई है और सेकेंड ये हो गई है। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को लिख लीजिए। 13x प्लस 4y इक्वल टू 487,000। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट ये इक्वेशन बन गई आपकी, तो 12 लिखेंगे। 12x प्लस 4y इक्वल टू 464,000। दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही है कैलकुलेशन, लेकिन इजीली हो जाएगी। आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? x, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बड़ा है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, बाकी हम माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आपके पास आ जाता है? 7 - 4 दैट इज़ 3, 8 - 6 2, 23,000। तो ये जो x है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप है, तो कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप हमारा ₹23,000 आ गया है। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकेंड में, किसी में भी कर सकते हैं हम। इक्वेशन 2 थोड़ी इजी है, उसको कर देते हैं। 6x यानी कि 23,000 प्लस 2y निकालना है हमें, इक्वल टू 232,000। हमने एक्चुअली ये वाली इक्वेशन ली है, तो इक्वेशन हम थर्ड भी कह सकते हैं इसको, बाद में हमने बना दिया इसको थर्ड।
ये इजी रहेगी, मल्टीप्लाई करने से पहले की इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 12 और 13, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 13। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया है किसको, 6 इंटू एक्स किया है, प्लस 2y इक्वल टू 2 3 2 0 0। नाउ 2y इक्वल टू 2 3 2 0 0 माइनस 1 3 8 0 0। ठीक है, इसको कर देते हैं, कितना आ रहा है देखें, ये आ जाएगा आपका 9 4 0 0। ये आपका 2y है, y निकालना है आपको 9 4 0 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 1000। y आपके पास आ गया है 47,000। ठीक है, आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, x की भी है और y की भी है, दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हैंस आंसर लिख दीजिए, हैंस कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप इज रुपीज़, डेस्कटॉप का क्या था हमारा, x था, तो x की वैल्यू लिखेंगे रुपीज़ 2 3 0 0। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, 1 लैपटॉप कह सकते हैं, 1 लगा दीजिए यहाँ पे क्योंकि एक का निकाला है हमने। 1 लैपटॉप इज रुपीज़ 47,000। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 वो आपको आई बटन में भी दी गई है और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें माइलस्टोन।